we had started off with the chapter electoral politics, right? And जो last class हुआ था उसके अंदर I had summarized you about why elections are important first, then what are the merits and demerits of conducting an election. In any country which is democratic, elections are the very first, you can say, foremost significant इवेंट दैट शुड टेक प्लेस. अगर हम डेमोक्रेटिक कहते हैं तो उसकी सबसे बड़ा उसका जो डेफिनेशन है वो है द पीपल, द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. यानी कि लोग ही उस गवर्नमेंट को बनाते हैं. तो दैट मीन्स अगर लोग बनाते हैं तो इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली, इलेक्शंस आर ऑल्सो based on the universal adult franchise. That means each person, whether rich, poor, men, women, everyone gets equality और सबके राइट्स की वही वैल्यू है जो किसी और की होती है. This is because in some of the countries the vote of a particular community or women has less value. लेकिन यूनिवर्सल यानी कि विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स एनी वन हु इज अबाउ द गिवन एज. हमारे यहाँ पर है 18 ईयर्स, सो द पर्सन हैज द राइट टू वोट. So that is also, election is based on that principle. And if we look into the modern democracy, हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट था ये हमने डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में पढ़ा था. तो अगर हम लोग मॉडर्न डेमोक्रेसी को देखते हैं तो व्हाट हैपेंस इज, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी एवरीवन कैन नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट. एक, दे मे नॉट बी हैविंग द इंटरेस्ट. सेकेंडली, दे मे नॉट बी हैविंग द टाइम. दोनों चीजें हैं. दे मे नॉट हैव द इंटरेस्ट, दे मे नॉट हैव द टाइम. Then that is why we have people who represent us, जो हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि पूरे एक ग्रुप को एक इंसान जो है वो रिप्रेजेंट करता है. और इस तरीके से आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस यानी कि जो हमारा मॉडर्न इलेक्शन है वो होता है. देन हमने पढ़ा इन आवर कंट्री, इट्स अ लार्ज कंट्री, people are belonging to different community, religion, region, language. तो हर एक जगह पर कैसे इलेक्शंस हो सकता है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर हम इलेक्शंस को ओपनली कर दें कि सब जगह इलेक्शन होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? वेयर दे विल गो? सो फॉर दैट द country is divided into small constituencies. मतलब उसको एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मीन्स एक 10,000 पॉपुलेशन ऐसे करके, नो इट्स नॉट 10,000 बट ओवर एक मार्क किया जाता है कि इतने पॉपुलेशन का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा. एंड ऑन दैट बेसिस राइट नाउ वी आर हैविंग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. यानी कि जो इंडिया है उसको 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है. एंड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी the person belonging to different political parties stand for the election. जो विनर होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया का ही becomes a MP. But who becomes a minister? Who makes the law? Who becomes the government? तो जिस पार्टी को, whatever party is, जिस पार्टी को 2/3 ऑफ द ओवरऑल वोट्स मिलते हैं, जितने वोट्स हैं उसका 2/3 अगर किसी एक पार्टी को मिलता है तो दैट पार्टी इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. दैट इज द मेजॉरिटी पार्टी एंड दे रूल ओवर द country.
नाउ हमारे यहाँ पर क्या है, वी आर हैविंग द कंट्री ऑल्सो यूनियन गवर्नमेंट एंड वी आर ऑल्सो हैविंग दी स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे जो बच्चे यूपी में रहते हैं वहाँ पर योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर, जो दिल्ली में रहते हैं अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर। सो देर आर डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स। तो इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो इन द सेम मैनर, बट वो उसको हम कहते हैं असेंबली, स्टेट असेंबली इलेक्शंस। यूनियन इलेक्शंस भी आपके 5 साल में एक बार होते हैं, स्टेट असेंबलीज भी 5 साल में होते हैं, लेकिन दैट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एंड स्टेट्स के भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं जिसमें ये इलेक्शंस किए जाते हैं, एंड जो विनर होता दैट ही फॉर्म्स द गवर्नमेंट एज चीफ मिनिस्टर। देन हमने पढ़ा दैट बिकॉज बिफोर व्हाट वी कॉल एज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली we had people who were tortured, exploited, उनको exploit किया जाता था on different basis, caste के, specifically on the caste. They were not allowed to take water, they were not allowed to enter into the public places, they were not allowed to enter into the temples. और इसी वजह से when we got our independence, when the constituent assembly was formed, तो इसके अंदर एक क्लॉज, एक कंडीशन डाला गया था that all the people belonging to different caste, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, इन सब के लिए we will be having reservation. और ये जो रिजर्वेशन है करंटली हमारे 84 सीट्स हैं फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, एंड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इट इज 47 करंटली। और ये जो आपका है ये एक ही बार नहीं होता, ये हम ये नहीं मान सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है तो वो हमेशा रिजर्व नहीं रहती है। दिस चेंजेस एवरी 10 years। देयर इज अ सेंसस होता है, सेंसस के अंदर काउंटिंग होती है, एंड जिस एरिया के अंदर द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू एन पर्टिकुलर कास्ट ज़्यादा होते हैं उसको शेड्यूल्ड कास्ट का दिया जाता है, एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी गेट्स अ फेयर चांस। ऐसा क्यों किया गया? दिस इज बिकॉज these people should also get the benefit of ruling the government. इनमें से ऐसे कई लोग हैं, those who are in the ministries, those who are holding good positions, and this is only because they are getting the fair chance. अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो पहले हो रहा था वो अब भी हो रहा होता। That is why the reservation has been done. This is one of the important questions that comes कि why reservation has been done. Now the next is, ये तो हो गया कि हम इलेक्शंस क्यों करते हैं, हाउ इज द कंट्री डिवाइडेड। अब आता है who has the right to vote. अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो, when you will get the chance to vote, तो what happens is when a person attains 18 years, the person is eligible for voting. And हमारे यहाँ पर having any rare chance, मतलब कोई माइंड जिसका ठीक ना हो या फिर बहुत ड्रेडफुल क्रिमिनल हो, उसको छोड़कर नॉर्मली एवरीवन इज गिवन द चांस। और ये ऐसा सिचुएशन ऐसा आया नहीं है। इवन इन द जेल ऑल्सो, जिस दिन इलेक्शन होता है जेल के अंदर आपके इलेक्शन बूथ बनता है एंड दे आर गिवन द चांस टू कास्ट देयर वोट। दे डोंट कम आउट बट द बूथ इट्स सेट अप इनसाइड द जेल।
अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. Everyone who is 18 years and above gets a chance to vote. उससे पहले क्या होता है? A proper list is prepared, and that's called as the electoral roll or the voters list. जिन लोग क्या करते हैं, मतलब बिफोर द इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन जो है लोगों को डिप्यूट करता है कि आप घर घर जाकर कलेक्ट द डेटा. कई लोग होते हैं जो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं. दे मे हैव माइग्रेटेड टू अदर स्टेट्स, दे मे हैव माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज. किसी की डेथ हो जाती है तो उनके नेम्स डिलीट हो जाते हैं उस एरिया से, एंड जो नए ऐड होते हैं उनका आ जाता है. और एल्स इफ यू आर 18 years and above, इलेक्शंस नहीं भी हो रहे हैं, यू कैन गो टू द साइट ऑफ द इलेक्शन कमीशन और आप अपना जो है वोटर्स आईडी को अपडेट कर सकते हो. नाउ पहले क्या होता था, हम लोग जब इलेक्शंस, मतलब पहले जब पापा मम्मी और होते थे तो दे यूज टू गो, कभी कभी उनको दे डिड नॉट नीड टू कैरी एनीथिंग विद देम. आप गए, आपने बताया मैं रमा हूँ, आपको जो है दे विल बी गिविंग यू द जो आपके सिंबल्स होते हैं, आप जाओ, बैलेट बॉक्स होता था उसके अंदर आप डाल के आ जाओ. फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि कोई भी बन के चला जाएगा. अब किसने रमा की शक्ल देखी है, किसने शौमिली की शक्ल देखी है, किसने विष्णु की शक्ल देखी है? तो मैं चली जाऊँ, मैं बोलूँ मेरा नाम है विष्णु, मेरा नाम विष्णु प्रिया है, मैं ही हूँ विष्णु, कोई क्या कर लेगा? नथिंग. सो टू अवॉइड सच malpractices, the election commission has introduced EPIC, election photo identity card. Now you need to take that card along with you to show your proof. हाँ, अगर आपके पास EPIC नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट का जो whatever you are having any evidence, any card, your driving license, ration card, you can take it. And thus the person is eligible for voting. The next हमने पढ़ा था who can contest the elections. ये तो था कि elections में वोट कौन डाल सकता है, but who can contest the elections? Anyone who is 25 years and above. वोटिंग के लिए तो आपका 18 years है, but to contest you need to be 25 years and above. You can be an independent candidate. Means आप किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हो. You are not belonging to XYZ party. You are independent. Or you are belonging to any party. अगर आप independent हो तो you have to register your name. आपने अपनी पार्टी को क्या नाम दिया है, उसको आपने क्या सिंबल दिया है. If you see the symbols you will laugh. Like आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का कमल है, एंड देयर आर पीपल जिनका साइकिल ट्यूब होता है, किसी का सिलेंडर होता है, किसी का वॉशिंग मशीन होता है, किसी का दिस प्रेशर कुकर होता है. सो दैट डिपेंड्स कि आप किस. देन इलेक्शन कमीशन गिव्स यू द परमिशन, यू हैव टू नॉमिनेट योरसेल्फ. लेकिन अगर आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हो, यू बिलोंग टू कांग्रेस, यू बिलोंग टू बीजेपी, यू बिलोंग टू आम आदमी, यू बिलोंग टू सम एसपी, समता पार्टी, किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, तो पार्टी का जो लीडर होता है वो डिसाइड करता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा इंसान खड़ा होगा. एंड वो जो डिसाइड करता है ना, वो जो परमिशन देता है, उसको हम कहते हैं पार्टी टिकट. देयर मे बी 100 कैंडिडेट्स इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी और शायद सिर्फ एक को मिलता है, तो दैट्स कॉल्ड एज अ पार्टी टिकट. अब आपको पार्टी की टिकट मिल गई, परमिशन मिल गया. नाउ यू विल रजिस्टर योर नेम विथ इलेक्शन कमीशन.
उसकी एक डेट होती है, उससे पहले आपको अपने आप को नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, you have to give your basic data. And now again this is an important question. Now according to Supreme Court, Supreme Court के according अब जो है हमें we have to give an affidavit, मतलब हमको एक कोर्ट का कागज़ देना पड़ता है जिसमें हम लिखते हैं हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि हमारी कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंस है, सब कुछ, एंड एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट द पर्सन इन एनी पुलिस स्टेशन. दिस इज बिकॉज टू अवॉइड पीपल, मोर एंड मोर पीपल हु आर इंडल्ज्ड इन क्राइम, वो लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं इसीलिए. Yet, being a democratic country, you cannot stop anyone from contesting the elections, and you cannot force them to be an educated candidate. ऐसा क्यों? This is because if education is made compulsory in our country, तो पहली बात तो ये है कि एजुकेशन इज नॉट रेलेवेंट. अब जैसे मैं टीचर हूँ तो डेफिनेटली इफ आई एम टीचिंग यू सोशल साइंस, इफ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो आई माइट हैव स्टडीड समथिंग. मैंने कुछ तो पढ़ाई की होगी जो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ. इफ आई एम अ डॉक्टर, आई माइट हैव स्टडीड MBBS, BDS, मैंने कुछ पढ़ा होगा. बट even if I am a doctor, I am a teacher, I may not be a good leader. क्योंकि एजुकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आपको ये एजुकेशन होना चाहिए. यस, वी हैव BA पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वी हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होता है, लेकिन दोज थिंग्स डू नॉट टीच यू हाउ टू हैंडल द पीपल. वो आपको ये नहीं सिखाएगा कि आप लोगों से कैसे, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करो. सो यू नीड नॉट बिकम अ गुड लीडर इवन यू आर एजुकेटेड. सेकेंडली, ये लोगों के ऊपर है, वो किसको अपना लीडर मानते हैं. जरूरी नहीं है कि द लीडर शुड बी सुंदर पिच्चर. इट्स नॉट नेसेसरी. अगर उन्हें लगता है कि ये आदमी, दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग आवर प्रॉब्लम्स, तो वो उनको वोट देंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, तो 90% पीपल कैन नॉट कंटेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी लो है. Not everyone is educated. So it is very difficult for a country like ours, जहाँ पे लोगों की कहाँ पढ़ते हैं लोग. That's the main problem. And इस वाले क्वेश्चन में you may be asked, आपसे पर्सनली पूछा जा सकता है कि what is your opinion? तो yes, more educated people need to come into the politics, ताकि जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझें. यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. नाउ हमने पढ़ा हाउ टू कंटेस्ट द इलेक्शन, और मैंने आपको बताया कि व्हेन यू आर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन यू विल बी गिविंग योर, आपकी जो पार्टी है उसका एक नाम होगा, उसका एक सिंबल होगा, एंड मेनी टाइम्स द गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपने कैंपेनिंग करती है. नाउ व्हेन डज दिस कैंपेन टेक प्लेस? ये कैंपेन कब होता है? अब पहले इलेक्शन कमीशन जो है इट विल चेक किस स्टेट में कब इलेक्शन करवाना है. अब मैंने आपको बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन. वन इज द जनरल इलेक्शन, जो कि पूरे भारत के लिए होता है, जिसका नेता हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है.
एंड द सेकेंड वन इज द असेंबली इलेक्शंस, जो कि अपने अपने स्टेट्स में होता है, और दोनों के लिए द रूल्स आर द सेम. अब जैसे यूपी में होने वाला है इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, उससे पहले गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन है वो सब कुछ देखेगा. देन लुकिंग एट ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज, लाइक बच्चों के एग्जाम्स हैं स्कूल में, ये सबसे पहले देखा जाता है क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं दे आर पोस्टेड देयर. देन लुकिंग एट अदर प्रॉब्लम्स लाइक अभी पैंडमिक था. इन सबको देखते हुए द इलेक्शन कमीशन विल गिव द डेट्स दैट इस एरिया में इस दिन इलेक्शन होगा. नाउ ये तो आपका अनाउंसमेंट पहले हो जाता है. द पार्टी पीपल कैन नॉट, वो सिर्फ अपनी अपनी पॉलिसीज बता सकते हैं कि अगर हम इफ आई कम टू द पावर मैं ये करूंगा, अगर मैं पावर में आया तो मैं ये करूंगी करके दे कैन टेल यू. बट द प्रॉपर कैंपेनिंग, द लीगल कैंपेनिंग स्टार्ट्स जस्ट आपका फाइनल डेट आने के बाद, सारे के सारे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आने के बाद अराउंड 15 डेज पहले यानी कि 15 दिसंबर को समझ लीजिए इलेक्शन है, तो 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक दे कैन गो फॉर द कैंपेनिंग. दिस कैंपेनिंग इज फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स के लिए होता है. दिस इज फॉर 2 वीक्स. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वो लोग क्या करते हैं, नाउ व्हाट डू, they will contact their voters, they will contact their voters. मतलब कैसे मीटिंग्स रखेंगे, घर घर जाएंगे माला पहनकर नमस्ते. दे विल मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, टेलीविजन के अंदर, रेडियोज के अंदर अलग अलग तरीके की, अलग अलग तरीकों से एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश करेंगे. नॉर्मली अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन इट इज ओनली फॉर 2 वीक्स. दैट इज जस्ट जैसे 15 को है तो 14 4 बजे आपका कैंपेनिंग खत्म हो जाता है. बट पॉलिटिकल पार्टी पहले से ही वो लोग तैयारी करनी शुरू कर देते. लाइक अभी कल जो है इन नोएडा द जेवर एयरपोर्ट जो है दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. देन देर आर सम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स गोइंग. तो इवन तो दे स्टार्ट इट, लेकिन जो ऑफिशियल होता है दैट इज ओनली फॉर 2 वीक. एंड आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग बिकॉज दिस कम्स इन द एग्जाम. उस टाइम पर दे में होल्ड मीटिंग्स, रैलीज, अलग अलग तरीके की. बट देर आर सम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो वो नहीं कर सकते, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे. एंड ड्यूरिंग दिस इलेक्शंस पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो अलग अलग स्लोगन्स देते हैं. एंड इन आवर कंट्री बिलीव मी, कई बार लोगों का जो स्लोगन है ना दैट हैज वर्क मोर देन द पॉलिटिकल पार्टी. जो बच्चे बाद में इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, दोज हु विल बी टेकिंग दी पॉलिटिकल साइंस, वो लोग पढ़ेंगे 1970s में इंडिया वॉज अंडर गोइंग इकोनॉमिक टर्मोइल. उस वक्त में हमारा जो इंडिया में इकोनॉमी बहुत ख़राब था. बांग्लादेश के साथ हमारा वॉर चल रहा था, और भी प्रॉब्लम्स थी. एग्रीकल्चरल आउटपुट्स हमारे कम हो गए थे, एक्सपोर्ट कम हो गया था, इंडस्ट्रीज इतने नहीं थे. एट दैट पर्टिकुलर टाइम उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, she she is called as the iron woman. तो उन्होंने जो है उस वक्त में
10 पॉइंट्स प्रोग्राम एंड 20 पॉइंट्स प्रोग्राम बनाए थे, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज थे जिसको उन्होंने जो है रखा था कि दीज विल बी द पॉलिसीज। और दैट पर्टिकुलर पीरियड उन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम था गरीबी हटाओ। दैट स्लोगन वर्क लाइक मैजिक। वो जो पीरियड था, और इवन दो उस वक्त में इंडिया वॉज गोइंग अंडर गोइंग टर्मोइल, फिर भी शी वन। सेकेंडली, वही इंदिरा गांधी का ही पीरियड था। उस पीरियड में देयर वर सम प्रॉब्लम्स, मतलब उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया था, और इंडिया के अंदर एक पीरियड आया था जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी। दिस वॉज सेड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड इन आवर हिस्ट्री। हमारे इंडिया के पीरियड में सबसे वर्स्ट पीरियड था इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होता है पता है एनीवन? मैम मैम जो सारी पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाती हैं। वेरी गुड, दिस इज विष्णु। यस मैम। आई एम वेरी हैप्पी, रियली वेरी हैप्पी बेटा। यस Shamili? Yes, ma'am. Ma'am, in emergency, ma'am, there is a censorship of media, ma'am, newspapers, ma'am, mails, etc. Ma'am, no one can talk with each other, and no one can go out without the permission of somebody like that. So you are told this in your class? Ma'am, no, not it. Ma'am, in French Revolution only. There was a censorship of press thing in that lesson. And Vishnu, how did you come to know beta? मैम माय फादर टोल्ड दिस। वेरी नाइस, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। यस, 200% both of you are correct. Emergency is a period when, मतलब नॉर्मली किसी भी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया जाता, और इमरजेंसी अलग अलग होते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, पॉलिटिकल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी। अभी जो पैंडमिक हुआ था दैट वाज अ हेल्थ इमरजेंसी। Then India has also faced a financial emergency, but not in the name of emergency. लेकिन जो हमारा 475 में हुआ था वो था पॉलिटिकल इमरजेंसी। उस वक्त में इंदिरा गांधी टुक द पावर्स। देयर वॉज सम केस गोइंग ऑन हर, उसके उनके ऊपर एक केस जा रहा था और वो केस हार गई थी। सो शी ट्राइड टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हर पावर। और उन्होंने क्या किया, शी जो हमारे 5 years का होता है उसको 6 years कर दिया इलेक्शन का पीरियड। शी ऑल्सो सेड दैट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तीनों जो हैं दे आर नॉट आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। But according to constitution in our country, whether you are the prime minister or you are an ordinary man, everyone is equal before law. लेकिन उन्होंने उसको चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। एंड जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे, मतलब देयर वाज वन मीटिंग दैट वाज सपोज टू हैपन इन रामलीला ग्राउंड इन दिल्ली, तो उन्होंने जो है बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है व्हेन यू आर अरेस्टिंग पीपल क्योंकि आपको लगता है कि वो कुछ खून खराबा करने वाले हैं, तो तब लॉ जो है उनको अरेस्ट कर सकता है, बट दे कैन नॉट बी पुट इनटू द जेल, दे आर पुट इनटू द रिमांड। तो उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो उस वक्त में पॉलिटिकल ऑपोजिशन में थे, दे ऑल वर अंडरग्राउंड, मतलब वो कहीं छुप गए। बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए एंड अल्टीमेटली शी
misuse of power and declared emergency in the country, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो सिविल लिबर्टीज होती हैं, यानी कि आप लोग हमारे को, वी डोंट हैव एनी, अगर मेरे को कोई खून भी करके जाएगा ना, nobody can go and lodge an FIR. सो जो हमारे सिविल लिबर्टीज थी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, उनको भी स्नैच कर लिया. दैट इज कॉल्ड एज द ब्लैक पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री. तो उस पीरियड के बाद जो आपकी जनता दल थी, दे स्टार्टेड ऑफ अ मूवमेंट, और उन्होंने जो अपना स्लोगन रखा था वो था सेव डेमोक्रेसी. ये जो लिखा हुआ ना, सेव डेमोक्रेसी वाज अ slogan given by Janata Party under the leadership of Jayaprakash Narayan in the Lok Sabha election in 77. The party promised to undo the excess committed during emergency and restore the civil liberties. और इसीलिए this is one of the, और उस वक्त में जनता पार्टी came into power. But वो अलग बात है कि they did not stay in the government for more than 2 years. Again there was an election and again कांग्रेस वापस आई थी. The third is NT Ramarao. NT Ramarao is a, ये प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. NT Ramarao was the founder of तेलुगु देशम पार्टी, जो कि आंध्रा को रूल करता है. आंध्रा में मैक्सिमम टाइम TDP ही रहा है, उससे पहले कांग्रेस रहा है. उस वक्त देयर वर सम प्रॉब्लम्स इंटरनल, सो उसके लिए उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की थी जिसका नाम था तेलुगु देशम पार्टी, एंड ही गेव द स्लोगन प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस. ये भी आपका बहुत मैजिकल पावर रहा, एंड ही रिटेन द पावर. द नेक्स्ट वन, दो इट इज नॉट रिटन, बट बीजेपी ने दिया था, एंड दैट इज आपका अच्छे दिन आएंगे. And that was also very magical until date BJP is ruling. So this way the campaign can take place, and जरूरी नहीं है कि हर एक अपना स्लोगन देगा या उस स्लोगन को करेगा, but sometimes they give such slogan जो कि सीधे हमारे माइंड पर जो है अटैक करता है. राइट? इन नाउ ये तो था इलेक्शन कैंपेन्स. अब इलेक्शन कैंपेन्स में तो कुछ भी बोला जा सकता है. मैं तो ये भी बोल सकती हूँ कि मैं तो तारे तोड़कर लाऊंगी और आप लोगों को दूंगी. वो अलग बात है कि यू ऑल्सो नो कि तारे ऐसी कोई चीज नहीं जिसको मैं तोड़ सकती हूँ, बट मैं बोल सकती हूँ. एंड आई कैन मिस यूज माई पावर, और इसीलिए द इलेक्शन कमीशन जो है वो रेगुलेट करता है टाइम टू टाइम, जिसको हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. दैट्स कॉल्ड एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. यानी कि यू हैव, जैसे आप स्कूल जाते हो तो यू हैव सम कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ता है. Similarly, all the political parties, the political leaders, everyone who is contesting have to follow certain model code of conduct. And this also changes. मतलब कुछ तो आपके स्टेटिक है, मतलब कुछ को तो आपने फॉलो करना ही करना है, लेकिन कुछ आपके एड ऑन भी हो जाते हैं. And if a particular person, a particular political party is found to break those model code of conduct, then they are punished. उनका हो सकता है उनकी constituency लॉस हो जाए, जो मैंने भी आपको इंदिरा गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था. That is the breaking of model code of conduct. उन्होंने जो है, it is said, उनके ऊपर इलाहाबाद में कोर्ट में केस डाला गया था that she had used the public property and the public vehicle for campaigning, which is against the rules. आपको कैंपेनिंग करनी है, आप अपनी गाड़ी में घूमिए. आपको कैंपेनिंग करनी है, आप अपना पैसा खर्च करिए. ऑलवेज टेल व्हाट गुड यू कैन डू. बुराई मत करिए, थ्रेटन मत करिए, ब्राइब मत करिए. एंड
टू बी वेरी फ्रैंक, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है. when they are caught then the case is done. sometimes उनका जो मतलब from the place where they are given the party ticket, उनको जो है they are debarred, उनको हटा दिया जाता है. ऐसा बहुत बार हो चुका है. नाउ व्हाट आर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. देखिए बेटा 1 2 3 4 अभी मैं आपको मतलब करवाऊंगी और नीचे भी है, ये सारे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है. फर्स्ट इज no political party or no person can bribe or threaten the voters. हमने मॉस्को में पढ़ा था that वहां पर जो है they threaten the voters. बच्चों को बोला जाता है कि their parents should vote for the PRI. तो हमारे यहाँ पर it is not allowed. bribe करना, ironically bribing is very common. Sometimes they would say कि हम आपको जो है we will be giving you this item. Sometimes they will give मतलब कि वो लोग जो है not to say but they may even give liquors and all. तो कई बार करते हैं but it is wrong. Appeal to them in the name of caste or religion. मैं आपके कास्ट का हूँ, so if I am elected मैं अपने कास्ट के लिए कुछ करूँगा, मैं अपने religion के लिए करूँगा. That's wrong. Because when you are in the government, you are looking for everyone. Therefore आपको वैसा कोई भी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए. You cannot use the place of religion also for campaigning. और इसके लिए the famous actress हेमा मालिनी was summoned. उनको उनके ऊपर जो है केस लगा था क्योंकि उन्होंने जो अपनी कैंपेनिंग की थी वो किसी स्कूल में किया था. And schools and places of worship are not supposed to be used for campaigning. Then you know, हम लोग जब कैंपेनिंग करते हैं तो लैक्स ऑफ रुपीस खर्च होते हैं, होर्डिंग लगती है, जगह जगह पे मीटिंग्स होते हैं. सो द पर्सन हैज टू स्पेंड सम मनी. एंड अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर आपका लोकसभा का मतलब जो आपका यूनियन गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहा है उसमें आप 25 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते. एंड फॉर द असेंबली इलेक्शन you can spend around 10 lakh rupees. So this is the rule. ये कुछ rules उन्होंने बना रखा है. Next is the person cannot use the government vehicles. मतलब वो गवर्नमेंट के व्हीकल में बैठकर कैंपेनिंग कर रहा है या ऑफिस मतलब कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनको यूज कर रहा है, दैट इज नॉट परमिटेड. अगर डेट्स अनाउंस हो गए, अभी मैंने आपको बताया था कि कल जेवर जो आपका जेवर एयरपोर्ट है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो अगर इलेक्शंस डेट अनाउंस हो जाते हैं तो दे कैन नॉट ले द फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग. सो दिस इज हाउ द इलेक्शन कमीशन ट्राइज टू रेगुलेट द इलेक्शंस. वो लोग जो है इलेक्शंस को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं. नाउ अब तो हो गया, हमने इलेक्शन में जो है अपना नाम भी दे दिया है. वी हैव कैंपेन, वी हैव रेज्ड आवर स्लोगन्स. अब इलेक्शन होने वाला है. अब कहाँ इलेक्शन होगा? नॉर्मली जो स्कूल्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर द जिसको हम कहते हैं बूथ, BOOTH, पोलिंग बूथ. कोई भी आसपास में जो स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस होता है उसको, और जिस दिन इलेक्शन होता है उसको इलेक्शन डे बोलते हैं. वहाँ पर सेट किया जाता है, लोकल स्कूल में सेट किया जाता है. वंस देन द पीपल हु हैव बीन डेप्यूटेड, जिनकी वहाँ ड्यूटी लगती है, वो लोग वहाँ बैठते हैं. दे हेल्प द पीपल हु आर कमिंग ओवर देयर. फिर आप अंदर जाते हो, यू गो इनसाइड, यू पुट, आपको जो है बताया जाता है कि दीज आर द व्हाट वी कॉल एज आपके नेम्स.
आपका नाम आपको देखना पड़ता है, देन यू गो इनसाइड। पहले क्या था, योर नेम वॉज देयर, आप अंदर गए और हमारे पास होता था बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर। बैलेट पेपर क्या होता है? इट इज जस्ट एक पेपर होता है जिसके ऊपर अगर मान लो दिस विल बी अ वाइट शीट, ऐसी वाइट शीट होती है एंड देर आर कैंडिडेट्स। कांग्रेस सबसे मतलब जो आपके सबसे बड़े बड़े नाम होते हैं, जैसे नाम है, समझ लो उनका नाम है मिस्टर एक्स, देन ही बिलोंग्स टू कांग्रेस, देन यहाँ पर उसका जो चिन्ह बना होता है, देन मिस्टर वाई, देन बीजेपी, देन उनका जो चिन्ह है वो बना होता है, ऐसे बना होगा एंड यू हैव टू जस्ट टिक ऑन दैट। आपने जिसको भी वोट डाला आपने उसमें टिक करना है बस। उसके बाद उस पेपर को आप फोल्ड करके एक बॉक्स के अंदर डाल दोगे एंड बिकॉज यू हैव कास्ट योर वोट, आपने वोट कास्ट कर लिया, आप दोबारा कहीं ना आ जाओ दूसरा बनकर, इसीलिए आपके हाथ के ऊपर जो है वो परमानेंट मार्कर से यहाँ पर दे विल मेक द सिंबल। बट नाउ प्रेजेंटली ये जो बैलेट पेपर है इसी को इलेक्ट्रॉनिक मोड दे दिया गया है। नाउ इट इज इलेक्ट्रॉनिकली इट इज देयर, उसमें सेम ऐसा ही होता है, मिस्टर एक्स कांग्रेस, उनका जो हाथ का चिन्ह, देन अब नाउ इफ आई हैव टू वोट टू से बीजेपी, तो मैं राइट लगाने की जगह वो जो बटन होता है उस बटन को प्रेस कर दूंगी, सबमिट बटन, एंड दैट विल गो टू देयर। So this is the new technique which has been introduced by the election commission. अब पहले होता था आपका बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, और अब आपका होता है इलेक्ट्रॉनिकल EVM। ये रहा देखिए, जो a paper in a sheet on which the name of the along with the party name and symbol are listed, और अब हम यूज करते हैं EVM। नाउ EVM को बाद में सील कर दिया जाता है। देन मान लो आज टुडे वाज द डे व्हेन इलेक्शन टुक प्लेस, आज 27 है, तो 2 या 3 दिन का गैप दिया जाता है। दीज बॉक्सेस आर टेकन टू अ सेफर प्लेस, इसके लिए जगह बनाई जाती है। देयर इज कंप्लीट पुलिस प्रोटेक्शन, चारों तरफ से पुलिस प्रोटेक्शन होता है। देन आज सैटरडे है, नाउ से काउंटिंग ट्यूसडे को है, तो ट्यूसडे को जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कैंडिडेट्स वहाँ या उनके एजेंट्स वहाँ होते हैं, उनके सामने बैलेट बॉक्स को ओपन किया जाता है एंड द काउंटिंग इज डन। एंड टीवी चैनल्स, रेडियो और आपका जो ऊपर LCD जो होता है उसके ऊपर जैसे जैसे जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूंसी A है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी B है, ये C है, हर एक स्टेट में अपना अपना होता रहता है और उसका जो है ऊपर बताते जाते हैं। And once the counting is over, the person who has scored the highest becomes the winner of that particular area. इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि मतलब इन अदर कंट्रीज क्या होता है, मतलब मान लो इन देर आर कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, वहाँ क्या होता है, मान लो पार्टी A has got 200 votes, party B has got 100 votes, C has got 50 votes.
तो जो पार्लियामेंट होता है उसमें जो सीट्स होती हैं वो वैसी ही होती हैं, 200 मेजॉरिटी फॉर पार्टी ए, 100 फॉर पार्टी बी एंड 50 फॉर सी। सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है एंड जो मेजॉरिटी होता है उसका जो लीडर होता है ही इज कंसिडर्ड एज अ लीडर। बट इन आवर कंट्री क्या होता है, वी डोंट गो फॉर द मेजॉरिटी, हम करते हैं जो टोटल वोट होते हैं, जितने भी वोट्स हैं। अब मान लो इंडिया में 1000 लोगों ने वोट देना था, ठीक है, देना था 1000 लोगों ने। अब हम सुबह उठे, हमने कहा यार आज तो इलेक्शन डे है, आज तो हॉलीडे है, चलो आज तो हम घूमने चलते हैं, सैटरडे संडे घूमने चलते हैं, वोटिंग का क्या करना है, मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो, नहीं जाते। अब सिर्फ 400 पीपल ने वोटिंग की, 600 ने वोटिंग नहीं किया, ठीक है। नाउ इस 400 वोट्स में जिस पार्टी को 2/3 वोट मिल गया, जिस पार्टी को 2/3 वोट मिल गया, he becomes a winner and the rest are considered as oppositions। और ये जो 600 जिन्होंने वोट नहीं दिए थे ना, दे हैव टू एक्सेप्ट जो भी गवर्नमेंट है। बाद में वो ये नहीं बोल सकते कि यार मैं तो नहीं चाहता था ये कांग्रेस आए, मैं तो नहीं चाहता था कि बीजेपी आए। तो वी मस्ट कास्ट अवर वोट। और अब क्या है हमारे वोटिंग सिस्टम में, वी हैव वन मोर ब्यूटी। उसका ये ब्यूटी है दैट आपने वोट दिया, सबसे ऊपर कांग्रेस, सेकंड आपका बीजेपी, थर्ड आपका जनता दल, फोर्थ आपका एसपी, बीएसपी, सारे पार्टीज के नाम आ गए। फिर नीचे एक ऑप्शन अब आता है नया, दैट इज नोटा, दैट इज नोटा, NOTA, नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से मैं किसी को वोट नहीं देना चाहती। So at least you can cast your vote instead of wasting it. So this is how the elections are conducted in our country. The elections are, voting कैसे की जाती है, contest कैसे किया जाता है, voting day पे कैसे counting किया जाता है, this is the election procedure, right?